Okay, so Bismillah Rahman Rahim. In today's class, we are moving towards the topic number 4, जो कि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक मैप। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैप इसको मैं अपना नाम देता हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूजफुल होता है आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम में। तो अगर आप इसको परफेक्टली याद कर लेते हो तो आपके काफी काम ये आ सकता है ऑर्गेनिक का मैप। ठीक है ना, तो इसमें काफी सारी चीजें हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, आपको याद करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे भाई, अल्केन से। तो अगर आप अल्केन की बात करें तो अल्केन के बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है वो क्या है, एल्कीन्स। एल्कीन्स के साथ साथ जो मैंने आपको बना के दिखाया था एक लव ट्राइंगल, वो क्या था, हैलोजिनो अल्केन्स का। और अल्कोहल के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इसका आपके पास कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह अल्कोहल के अंदर भी अगर आप बात करें तो अल्कोहल भी जो है आपके पास बहुत कनेक्टेड होता है किससे, ये कनेक्टेड होता है आपके पास एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से और कीटोन से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पास। अल्कोहल वाला हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास हैलोजिनो अल्केन जो है आपके पास नाइट्राइल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपके पास अल्कोहल से वो कनेक्टेड होता है, नाइट्राइल के अलावा वो नाइट्राइल का भी कनेक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ये पूछता है बहुत ज्यादा। और एमाइन से इसका कनेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर अल्कोहल वाला मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ाता हूँ आपको। ठीक हो गया, तो आप देखें अल्केन का कनेक्शन अल्कीन से भी मौजूद है, यानी कि अल्केन से आप अल्कीन बना सकते हो और एल्कीन से वापस आप कहाँ जा सकते हो, अल्केन में भी जा सकते हो। उसके बाद अल्कीन से आप कहाँ जा सकते हो, आप हैलोजिनो अल्केन में भी जा सकते हो और अल्कोहल में भी जा सकते हो। जबकि आप इससे बैकवर्ड भी जा सकते हो, हैलोजिनो अल्केन से अल्कीन में और अल्कोहल से बैकवर्ड अल्कीन में। हैलोजिनो अल्केन से अल्कोहल में जा सकते हो और अल्कोहल से आप कहाँ जा सकते हो, हैलोजिनो अल्केन में भी जा सकते हो। सेम एज इट इज हैलोजिनो अल्केन जो है आपके पास, इससे कनेक्शन आपके पास नाइट्राइल का भी है और एमाइन का भी है, ठीक है। और यही कनेक्शन आपके पास थर्ड वाला अल्कोहल के साथ। ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसी तरह आपके पास नाइट्राइल का कनेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके अगर हम रिएजेंट्स की, कंडीशंस की और टाइप की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैं देखें यहाँ पर ऊपर आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि मैं किस चीज को किसके साथ लिखने वाला हूँ। तो जो मैं टाइप लिखूंगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा ब्लैक से, ठीक है। और ब्लैक इंक से आपको देख सकते हैं आपको मिलेगा। और जो आपके पास रिएजेंट्स होंगे यानी कि कैटलिस्ट और आपके पास रिएक्टेंट्स, वो मैं ब्लू से लिखने वाला हूँ। और कंडीशंस जो होगी उसको मैं रेड से लिखूंगा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस होंगी या सॉल्वेंट जो होगा वो हम रेड से लिखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपको फोकस करनी है। चलो देखें, टाइप ऑफ रिएक्शन पहले सबकी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अल्केन से अल्कीन में जब आप जाते हैं तो दिस इज क्रैकिंग। या आपके पास क्या है, क्रैकिंग है। जब भी आपके पास लॉन्ग चेन अल्केन्स हो तो वो क्रैक होकर अल्कीन बनाते हैं। और क्रैकिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। ये आपके पास थर्मल डीकंपोजिशन के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जब आप एल्कीन से वापस कहाँ जाते हैं, एल्कीन से आप वापस अल्केन में जाते हैं तो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अल्कीन अल्केन का जो रिएक्शन है वो आपके पास हो सकता है किसमें कन्वर्जन हो सकती है, इसकी कन्वर्जन आपके पास यहाँ पर भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक आपके काम का रिएक्शन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपके पास रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। और साथ साथ आपके पास जब भी अल्कीन का कोई रिएक्शन होता है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से होता है, तो वो फ्री रेडिकल सॉरी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो अल्कीन से अगर आप हैलोजिनो अल्केन में जा रहे हैं या आप अल्कीन से आप अल्कोहल में जा रहे हैं तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जबकि अल्केन में जाने में भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हो,
लेकिन क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको हम रिडक्शन भी सपोज करते हैं, और पूरे सिलेबस में इसको रिडक्शन के तौर पर सपोज किया गया क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन यूज हो रही है, तो इस वजह से आप उसको रिडक्शन कहते हो। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये वाला भी आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो हैलोजिनो अल्केन्स के रिएक्शंस होते हैं ये हमेशा आपके पास होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हाइड्रोक्सिल से रिप्लेस हो रहा है, NH2 से रिप्लेस हो रहा है या CN से रिप्लेस हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। So you can call it as nucleophilic substitution। इसके सारे रिएक्शन आपके पास nucleophilic substitution आपको मिलेंगे। So this is nucleophilic substitution, this is nucleophilic substitution, ये भी आपके पास nucleophilic substitution है, ठीक है। और आपके पास ये वाला भी nucleophilic substitution reaction है। तो ये सारे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं हैलोजिनो अल्केन्स के, तो ये आपने याद रखना है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और आपके पास ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जबकि आप जब बैकवर्ड रिएक्शन में जाते हो, फॉर सपोज आप अल्कोहल से अल्कीन में जा रहे हो, तो जो वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कराया था वो आप रिमूव कराओगे। इस तरह हैलोजिनो अल्केन से जब आप जा रहे हो बैकवर्ड रिएक्शन में, तो आपने जो HBr या HCl या HI जो ऐड कराया था वो अब आप रिमूव करने जा रहे हो, so they are considered as elimination reaction। अब इसको कहते हैं हम elimination reaction, ठीक है। और इस वाले को आप एलिमिनेशन के साथ साथ क्या कह सकते हो, इस वाले को आप एलिमिनेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी बोलते हो, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर वुड ऑलवेज एज डिहाइड्रेशन। ऑलराइट बच्चों, यस सर, ठीक है। एंड लास्ट आप देख सकते हो जो लास्ट वाला प्रोसेस है, ये आप नाइट्राइल्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कन्वर्ट करते हो, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप इसको क्या कहते हो, इसको आप बोलते हो हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस को आप बोलते हो हाइड्रोलिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, काफी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस। ऑलराइट बच्चों, दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ इसके अंदर आपके पास रिएजेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट्स में आप रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों लिखते हो। जब आप क्रैकिंग की बात करते हो तो क्रैकिंग के अंदर आप जो रिएजेंट यूज करते हो वो क्या होता है, आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड या आप एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन में आप हाइड्रोजन रिएजेंट यूज करते हो और निकल यूज करते हो, निकल इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर, ये आपको पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई सा भी हैलोजन आपके पास हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, जो कि आप यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं अल्कीन से हैलोजिनो अल्केन्स की, तो आप यहाँ पर HBr भी यूज कर सकते हो, आप HCl भी यूज कर सकते हो। इसी तरह एलिमिनेशन, जब आप वापस जा रहे होते हो तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको याद रखना है। वापस जाने में आप यूज करते हो NaOH इन इथानॉल। यहाँ पर सॉल्वेंट भी बहुत जरूरी है बच्चों कि आपने यहाँ पर इथानॉल यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है आपके पास, क्योंकि जब आप हैलोजिनो अल्केन से अल्कीन में जाते हो तो आप NaOH इथानॉल यूज करते हो, जबकि आप हैलोजिनो अल्केन से जब आप अल्कोहल में जाते हो तो आप यूज करते हो NaOH या KOH एक्वस। तो जहां जहां आप NaOH यूज कर रहे हो या जहां जहां आप Na यूज कर रहे हो पूरी ऑर्गेनिक में, उसकी जगह पर आप पोटेशियम भी यूज कर सकते हो। बोथ आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस। और वैसे भी सारे रिएक्शंस में हमारा सोडियम का कोई काम नहीं होता, काम उसके साथ वाले का होता है, तो आप सोडियम यूज करें या पोटेशियम, दोनों चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है, तो कि आपको याद रखना है हमेशा हमेशा यहाँ पर सॉल्वेंट में आप लोग गलती करते हैं, तो इसका आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि भाई हैलोजिनो अल्केन से एल्कीन में जाना है तो NaOH इन इथेनॉल, और अगर हैलोजिनो अल्केन से आपने अल्कोहल में जाना है तो NaOH एक्वस या KOH भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप अल्कोहल से बैकवर्ड जा रहे हैं अल्कीन्स की तरफ, तो आप यहाँ क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं आप। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बैकवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है और यहाँ लिखना है इसको बराबर वाले में, आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड भी
यूज कर सकते हो। ठीक है, आने वाले में जब अल्कीन से आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आप स्टीम यूज करते हो अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हो आप इसको यहाँ लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, उसके अलावा सबसे घटिया जो रिएक्शन होता है, वो जो आप कह लें कि बड़ा मुश्किल आपको याद करने में होता है, वो क्या होता है, अल्कोहल से हैलोजिनो अल्केन। अब देखें, जब आप अल्कोहल से हैलोजिनो अल्केन में जाते हैं तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप आर मतलब OH हटाकर आप Cl लगाना चाहते हैं तो आप PCl3 यूज कर सकते हैं, आप PCl5 यूज कर सकते हैं, और ये PCl5 वाला तो रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, इसके लिए आप थोड़ी सी हीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप SOCl2 भी यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद हीटिंग। द प्रॉब्लम इज दिस, जब आप ROH यानी कि हाइड्रोक्सिल से अल्कोहल से आप कहाँ जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं आप भाई, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कराने जा रहे होते हैं, तो फिर आप यहाँ रेड फॉस्फोरस यूज करते हो अलॉन्ग विद ब्रोमीन। ठीक है ना, यहाँ पर आप RB5 या RBr3 यूज नहीं कर सकते हो, और PBr3 और PB5 यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास पॉसिबल कंपाउंड्स नहीं है। इसके अलावा आप कॉन्सेंट्रेटेड HBr या HBr गैस यूज कर सकते हो। इसी तरह आप जब हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करने जा रहे होते हो आयोडीन से, तो आप यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन भी यूज करते हो, या आप HI कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर सकते हो, या HI गैस भी यूज कर सकते हो। तो इसके 3 बैकवर्ड रिएक्शन है, अलग अलग हैलोजन अल्केन में जाने के लिए आप अलग अलग कंडीशंस यूज करते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जी, So when going from alcohol to halogenoalkane, we can also use HCl, right? हैलोजिनो अल्केन से आप अल्कोहल में जा रहे हैं तो आप नहीं, alcohol से halogenoalkane. बैकवर्ड जा रहे हैं। Yes, क्योंकि आपने बोला था PCl5, PCl3, SOCl2, HCl भी यूज हो सकता है। HCl भी यूज हो सकता है, आप HCl भी डाल सकती हैं, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड। Okay, thank you. अब देखें आपके पास यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें हैलोजिनो अल्केन से किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो आप देखें मैंने अगर हैलोजिनो अल्केन से मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया तो अल्कोहल बन गया। तो जब जब आप एक्वस यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी कंडीशन अल्कोहल बन जाता है। तो याद रखें, हैलोजिनो अल्केन के जो बाकी 3 रिएक्शन हैं उसके अंदर आप इथेनॉल यूज करते हो। तो यानी कि अगर आपने नाइट्राइल में जाना है तो आप अगर NaCN यूज कर रहे हो, तो ये NaCN भी अगर आप यूज करोगे तो ये आप यूज करोगे इन इथेनॉल। अगर आप एक्वस यूज करोगे बच्चों, तो एक्वस यूज करने से क्या होगा आपके पास, फिर वो दोबारा अल्कोहल बना लेगा। तो इससे अवॉइड करना है आपने। हैलोजिनो अल्केन के सारे रिएक्शंस में आप क्या यूज करोगे, इन इथेनॉल यूज करोगे, एक्सेप्ट अल्कोहल वाले के। इसी तरह अगर आप एमाइन में जाना चाहते हो तो आप NH3 यूज करोगे, तो NH3 भी इन इथेनॉल होगी, ये इथेनॉल में आपने यूज करना है। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में आप क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, या आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, या आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो द डाइल्यूट सॉल्यूशन वुड बी देयर। तो हाइड्रोलिसिस में आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज करते हैं ताकि पानी का अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, इसके साथ साथ कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो पेपर में पूछ सकता है। तो इसके अंदर आपके पास 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इसके अंदर आपके पास UV लाइट होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर जाता है। ठीक है, और अगर आप बात करें NaOH इन इथेनॉल की, जब भी आप आयोनिक कंपाउंड को और कोवेलेंट कंपाउंड को एक साथ यूज करते हैं तो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हीट अंडर रिफ्लक्स होना चाहिए। इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हीट अंडर रिफ्लक्स होना चाहिए। इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, हीट अंडर रिफ्लक्स होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. इसके अलावा अगर आप देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड तो 200 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अगर आप अमोनिया वाला प्रोसेस कर रहे हैं तो ये गैस होती है, तो आपने हाई प्रेशर भी यहाँ रखना है, आपने यहाँ पर हाई प्रेशर भी रखना है। उसके साथ साथ आपके पास अगर आप बात करें फॉर सपोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो अगर आप फॉस्फोरिक एसिड और वाटर यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास 8200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि आपने यहाँ पर याद रखना है। ऑलराइट बच्चों,
Yes, राइट sir. सर। यहाँ पर भी आप जो है हीट करते हो, यहाँ पर भी आप हीट करते हो। सिर्फ PCl5 के अलावा आप हर रिएजेंट के साथ यहाँ पर क्या करते हो, हीट करते हो। ऑलराइट, एवरी वन ऑफ यू, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू कैन आस्क। No, sir. चलें जी, तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, और आगे वाला जो है आपके पास वो आ जाता है किससे रिलेटेड, आपके पास आगे वाला रिलेटेड आ जाता है आपसे अल्कोहल के। तो अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो अल्कोहल का मसला ये है कि ये आपके पास जा सकता है किसमें, ये आपके पास जा सकता है एल्डिहाइड में, और ये आपके पास जा सकता है किसमें फिर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकता है, और साथ साथ ये जा सकता है आपके पास किसमें, एस्टर में भी जा सकता है। इसी तरह ये आपके पास कीटोन में भी जा सकता है। तो अल्कोहल के काफी रिएक्शन है, पीछे भी आप पढ़ चुके हो कि इसका रिएक्शन जो है एल्कीन के साथ भी आपने पढ़ा, ठीक है ना, और एल्कीन से बैकवर्ड रिएक्शन भी आपने पढ़ा। इसका रिएक्शन आपने हैलोजिनो अल्केन्स के साथ भी पढ़ा, और उसका बैकवर्ड रिएक्शन भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो इसके काफी रिएक्शंस हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो पीछे वाले तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, नीचे वाले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अल्कोहल से अगर आप फॉर सपोज जा रहे हो किसके अंदर, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड के अंदर जा रहे हो, तो एक किस टाइप का रिएक्शन है। अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहे हो बच्चों, किस टाइप का रिएक्शन है, दिस इज सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी तरह एल्डिहाइड से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हो तो दिस इज आल्सो व्हाट, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर आप कीटोन में जा रहे हो तो दिस इज आल्सो व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर आप एस्टरिफिकेशन में जा रहे हो तो एस्टर में जा रहे हो तो दिस इज एस्टरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। सेम एज इट इज, यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शंस भी पॉसिबल होते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन जहां जहां ऑक्सीडेशन होगी उसके बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास हो सकते हैं, और वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं रिडक्शंस, राइट बच्चों। तो जहां ऑक्सीडेशन हो सकती है तो वहां पर आपके पास रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन वी हैव, ठीक है, और दिस इज रिडक्शन वी हैव। तो रिडक्शन भी आपके पास जहां जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां वहां रिडक्शन आपके पास हो सकती है। इस तरह आपके पास जो आप रिएजेंट सेलेक्ट करते हो, तो ऑक्सीडेशन में हमेशा हमेशा हम आमतौर पर अगर आप बात करें अल्कोहल की, तो वो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो देखो भाई, सेकेंडरी वाले को अगर आप देखो तो सेकेंडरी वाले में कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि एक बार कीटोन बन रहा है आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। तो आपकी मर्जी है, आप एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट लें, ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर क्या लें, आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, कोई इशू नहीं है आपके पास। आप यहाँ पर हीट अंडर रिफ्लक्स करें, काम आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। आप हीट अंडर रिफ्लक्स करें, आपके पास काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी और चीज में कन्वर्ट होने की प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने याद रखना है कि आप यहाँ पर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज करोगे। इसके अलावा अगर आप यूज करोगे तो वो डायरेक्टली फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हो फॉर सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। और यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑलराइट बच्चों, अगर आप KMnO4 यूज करोगे तो डायरेक्ट वो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करो किसकी, इसके कंडीशंस की, तो यहाँ पर आपने ये कंडीशन लाजमी लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। हीट एंड डिस्टिल, जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट बने उसको आपने क्या कर लेना है, डिस्टिल ऑफ कर लेना है, अदरवाइज वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं एल्डिहाइड, मुझे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. अच्छा जी, अगर आप एस्टर बनाते हो तो एस्टर बनाने के लिए आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की जरूरत होती है। तो ये आपने याद रखना है, एस्टर्स बनाते वक्त अगर उसने आपको कोई एक चीज दे दी है, अगर उसने आपको अल्कोहल गिवन कर दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो दोनों में ही यूज होगा। अगर उसने अल्कोहल आपको क्या कर दिया है बच्चों, गिवन कर दिया है, अगर अल्कोहल गिवन है तो आपके पास दूसरा रिएजेंट क्या होगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर उसने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको गिवन कर दिया है तो दूसरा रिएजेंट आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा दूसरा रिएजेंट अल्कोहल। तो आपने उसको और से देख लेना है कि वो
क्या बात कर रहा है, फॉर सपोज वो उसने आपको ये एस्टर दिया हुआ है, उसने आपको ये एस्टर दिया हुआ, उसने बोला है कि आपने क्या यूज किया है, इथेनॉइक एसिड से ये बनाया आपने, तो आपको पता है इथेनॉइक एसिड उसने दे दिया आपको, दूसरा रिएजेंट आपके पास क्या होगा, मिथानॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होगा, तो सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट बच्चों? यस सर। और सपोज उसने बोला नहीं यार आपको मैंने जो है क्या दिया है, मैंने आपको प्रोपेनॉल दिया है, अब बताएं कि ये एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो आप देख सकते हैं क्या दो कार्बन है, तो आप बोलेंगे भाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने यहाँ पर इथेनॉइक एसिड यूज किया है। ऑलराइट एवरीवन? यस सर। अच्छा जी, जब आप वापस जाते हैं तो वापस जाने के लिए रिडक्शन के लिए आमतौर पे आप क्या यूज कर सकते हैं, NaBH4 एक्वस यूज कर सकते हैं, NaBH4 एक्वस यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा हल्का आपके पास कह लें आपके ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके पास होता है वो क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, तो ये आप यूज करें, या तो आप NaBH4 यूज करें एक्वस के साथ, इन दोनों ही सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा हीट अंडर रिफ्लक्स, क्या करना होगा आपने, हीट अंडर रिफ्लक्स। ऑलराइट बच्चों, तो जहां जहां रिडक्शन हो रही है इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल में जाना चाह रहे हैं, तो दिस रिक्वायर्ड अ ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप एल्डिहाइड से अल्कोहल में जा रहे हैं या कीटोन से आप अल्कोहल में जा रहे हैं, तो यू कैन इवन यूज सोडियम ये NaBH4 एक्वस। उसके अलावा आप जो है हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे रिडक्शन पढ़ा है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें हमने हाइड्रोजन यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अलोंग विद 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और बस आपने ये याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो डबल बॉन्ड की भी है, तो रिड्यूस तो करेगा, साथ साथ डबल बॉन्ड भी अगर मॉलिक्यूल में मौजूद होगा तो उसको तोड़ देगा, जबकि ये वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको अभी दो बताए, इनका डबल बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। तो ये बातें आपने लाजमी लाजमी याद रखनी है। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रडिक्शन जो आपके पास पेपर में मौजूद है, इससे रिलेटेड जो आपको पूछ सकता है पेपर में, वो क्या होती है आपके पास, एल्कीन की ऑक्सीडेशन। एल्कीन की ऑक्सीडेशन पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है, तो आपने वो याद रखनी है कि पेपर का मेन पार्ट हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉर सपोज अगर एल्कीन है तो Sir, जी बेटे, sir, can you show the previous slide? बेटे मैं आपके लिए भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास दो तरह की जो है ऑक्सीडेशन है, आप एंड में भी पूछ सकते हो। एक आपके पास होता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये आपने याद रखनी है। एक आपके पास होती है, आप कह लें कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में, जिसको आप बोलते हो क्या, आप इसको बोलते हो कोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो दो अलग ऑक्सीडेशन है हमारे पास जो कि आपको याद रखनी है, माइल्ड ऑक्सीडेशन का भी नाम इसको हम देते हैं। जी बच्चे, सर इसके अंदर एसिड भी तो यूज होता है। एसिडिफाइड। हाँ तो एसिडिफाइड तो KMnO4 हम यूज करते हैं ना हमेशा, तो उसके साथ तो यूज करेंगे। मेन डिफरेंस तो आपके पास डाइल्यूट और कोल्ड का है ना, कंडीशंस का जो मेन डिफरेंस है वो दिखा रहा हूँ आपको। KMnO4 को आप हमेशा जो है एसिडिफाइड करके ही यूज करते हैं। मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस किस चीज का है, मेन डिफरेंस आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, हॉट कंडीशंस, कोल्ड कंडीशंस, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि आपको याद रखना है, हॉट और कोल्ड, ठीक है भाई। तो आपने याद रखना है, फॉर सपोज आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास कोई चीज लगी हुई है, जब आप इसको इस तरह ट्रीट करते हो कोल्ड KMnO4 से, तो यू वुड सी दैट कि भाई ये डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों ही कार्बन पर आपके पास हाइड्रोक्सिल लग जाता है, यानी कि आपके पास बन जाता है डाइओल। क्या बन जाता है आपके पास, डाइओल। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रैक होता है, टूटता है, तो उसकी तीन कंडीशंस होती है। तो अगर किसी कार्बन के ऊपर आपके पास दो हाइड्रोजन्स लगे हुए, तो ये टूट गया, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, टूटने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल जो ये वाला पार्ट है वो आपके पास बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। और अगर ये सिचुएशन है कि आपके पास एक कार्बन चेन लगी हुई है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये टूट गया, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या बनाएगा, देखें ये CH3 अपनी जगह लगा रहेगा, इसके साथ आपके पास क्या लगेगा, ये आपने याद रखना है, ये H अपनी जगह पर लगा हुआ है, इन दोनों के साथ यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, ये आपने याद रखना है।
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर सपोज अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि दोनों ही कार्बन चेन्स लगी हुई है, दोनों ही कार्बन चेन्स लगी हुई है, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होने वाला है कि डबल बॉन्ड टूटेगा। इस डबल बॉन्ड के टूटने के बाद आपके पास क्या सिचुएशन होगी, आपके पास ये सिचुएशन होगी कि आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड जो टूटा है उसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन बन जाएगा, यानी कि ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन है पेपर में, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपने तैयार रहना है। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। उसके साथ साथ आपको इस बात में भी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर सपोज आपके पास दो रिएक्शंस और हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक रिएक्शन है आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स का, हैलोजिनो अल्केन्स का आपके पास एक रिएक्शन है, और एक रिएक्शन है आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, जिसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड आ जाते हैं। तो अगर आप हैलोजिनो अल्केन्स को ट्रीट करते हो किसके साथ, NaCN इन इथेनॉल के साथ, NaCN इन इथेनॉल के साथ अगर आप ट्रीट करते हो बच्चों, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है नाइट्राइल्स। आपके पास क्या बनते हैं, नाइट्राइल्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर सपोज मेरे पास है CH3, Cl यहाँ लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द हैलोजिनो अल्केन आई हैव। So when I treat this with NaCN in ethanol, so I would observe that this Cl is going to be replaced by nitrile, and the rest of the parts would remain same. Right, बच्चों? Yes, sir. और इसके बाद वो आम तौर पर इसको हाइड्रोलाइज कराता है by adding HCl. So you would see that कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये सब सेम रहेगा, और ये जो नाइट्राइल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आम तौर पर नाइट्राइल्स की जो हम एडिशन कराते हैं बच्चों, वो नाइट्राइल्स की एडिशन हम इसलिए कराते हैं ताकि चेन के अंदर एक कार्बन बढ़ जाए। आप देख सकते हैं दिस इज क्लोरोइथेन, आपके पास क्लोरोइथेन था, और क्लोरोइथेन से आपने क्या बना लिया, प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि 3 कार्बन वाला आपने एसिड बना लिया। तो जब कभी भी आप चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, तो उसका वाहिद जरिया ये होता है कि आप नाइट्राइल सब्स्टिट्यूट करा दो। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आप ऐड करते हो क्या, NaCN, और जहां जहां आप Na यूज करते हो आप K भी यूज कर सकते हो, NaCN या KCN aqueous along with HCN aqueous। तो ये आपके पास एक सिचुएशन होती है जो कि आपको परेशान कर सकती है। तो आप देखें फॉर सपोज अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जैसे विच इज प्रोपेनॉन, अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट, प्रोपेनॉन। अगर आप इसका रिएक्शन इस कंडीशन से कराते हैं, तो आपके पास यहाँ जो सिचुएशन आने वाली है वो ये सिचुएशन आने वाली है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, बट ये जो डबल बॉन्ड होता है आपके पास ये टूट जाता है, नीचे CN लगता है और ऊपर H लगता है। तो यहाँ पर आपके पास ये सिचुएशन होती है जो कि आपको याद रखनी है। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. और अगर फॉर सपोज इस वाले मॉलिक्यूल को मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलाइज करा दूं, इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं हाइड्रोलाइज करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यू कैन सी दिस कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये CN वाला जो है ये भी COOH में कन्वर्ट हो सकता है बाय हाइड्रोलिसिस। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. The main difference of these two which can cause you the problem, तो what is this, ये reagents हैं आपके पास aqueous में और वो ऊपर वाले ethanol में है। This is what, this is nucleophilic substitution। ये आपके पास क्या है, this is nucleophilic substitution, और ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है भाई nucleophilic addition। तो ये आपने लाजमी इसका डिफरेंस क्रिएट करना है, ये पेपर में पूछ लेता है। ऑलराइट बच्चों? Yes. ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? सर ऑल जी बेटे। सर ये आपने लास्ट में प्रोडक्ट लिखा, इसका नाम क्या हुआ? CH3C CH3OH और COOH वाला। अच्छा देखो, ये वो पेपर में शायद के पूछ सकता है, लेकिन नाइट्राइल वाला वो पेपर में नहीं पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है हमेशा कि जब कभी भी आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आ जाए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आ जाए, तो हम जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा देते हैं। और जब आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो वो लॉन्ग चेन ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो, right? So this is the long chain you can select in this way, or this would be a branch that and this would be a branch that। तो आप इसका नाम इस तरह रख सकते हो कि इसका पूरा नाम क्या हुआ,
ये हो गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया ये भाई? 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब आप इसकी ब्रांचेस के नाम रखोगे तो आपके पास सेकंड पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो आज तो बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मिथाइल में M से आता है, हाइड्रोक्सी H से आता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम H को पहले रखेंगे, M को बाद में रखेंगे। ऑलराइट सर जी बेटे। सर हम लोग 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऐसे करके लिख सकते हैं। नहीं बेटे, हाइड्रोक्सी एक अलग ब्रांच है, मिथाइल अलग ब्रांच है। इन दोनों का आप 2,2 करके नहीं लिख सकते हो, आप दोनों को अलग अलग बताओगे। ठीक है? जब दोनों ओके ब्रांचेस सर। एक जैसी हैं, तब आप 2,2 करके लिखते हो। जब अलग अलग ब्रांचेस होंगी तो उनके अलग अलग नंबर्स होंगे। ठीक है? यस सर। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका मेन जो कंसर्न, वो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास आ जाता है आपके पास आइसोमर्स की फॉर्म में। तो अगर आप आइसोमर्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक आपके पास होता है स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है? एक आपके पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक आपके पास होते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। तो ये 2 तरह के आइसोमर्स आपके पास होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी आपके पास 3 अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक होता है चेन आइसोमर, एक आपके पास होता है पोजिशनल आइसोमर और एक आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये आपके पास 3 अलग अलग किस्म के आपके पास आइसोमर्स होते हैं। स्टेरियो आइसोमर्स में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है और एक आपके पास होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये 5 टोटल हमारे पास आइसोमर्स की टाइप्स हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसमें आप बोल सकते हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है इन 3 की या स्ट्रक्चरल की तो आप ये बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों की बात करें तो वो बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ऑलराइट बच्चों, तो ये डेफिनेशन भी 2 मार्क्स के आती है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने क्लियर रखना है। ज्योमेट्रिकल की या ऑप्टिकल की पूछेगा तो डिफरेंट अरेंजमेंट बोलोगे, और अगर आप वो चेन, पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप का बोलेगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है भाई? Yes, sir. आपके पास स्ट्रक्चर भी 3 तरह के होते हैं। आपके पास एक डिस्प्लेड स्ट्रक्चर होता है, आपके पास एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, एक आपके पास स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर वो बोलता है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफाइन करो, तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड करता है कि भाई स्केलेटल बनाना है या डिस्प्लेड बनाना है, तो आपने याद रखना है कि अगर फॉर सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई आप ब्यूटेन नाइट्राइल का बना के दिखाएं, ब्यूटेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और फिर नाइट्राइल आपके पास आएगा। तो आपको ये क्लियर रखना है कि आपने सारे बॉन्ड दिखाने हैं। ये आपने दिखाना है 3 बॉन्ड इसके। यहाँ आपने हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि यू नीड टू शो एवरी सिंगल बॉन्ड ओवर देयर। तो ये होता है आपके पास क्या? आपके पास डिस्प्ले फार्मूला। और अगर आप इसको बनाते हैं तो ये 1 2 3 4 और उसके बाद आप यहाँ लगा सकते हैं नाइट्राइल। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. इसके साथ साथ अगर आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस देखें तो ज्योमेट्रिकल में राइट नाउ आपको जो पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल में आपको ये पता होना चाहिए कि 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास दोनों कार्बन पे एटलीस्ट एक स्पेशी सेम होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके पास एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट पे, एक ही स्पेशी पे 2 एक जैसे नहीं होने चाहिए, 2 एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ये 3 स्टेट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे फॉर सपोज दिस वन इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल वी हैव, दिस इज ब्यूटूइन। तो अगर आप ब्यूटूइन की बात करें तो दिस इज द सिस स्ट्रक्चर, जहां पर दोनों एक तरफ हैं, वन साइडेड है। आप देखें कि अगर एक ही साइड पर आपके पास क्या मौजूद हो, एक जैसे मौजूद हो, तो उसको सिस बोलते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो मौजूद हो तो उसको बोलते हैं डायगोनल फॉर्म में। अगर ये डायगोनल फॉर्म में मौजूद है तो आप इसको बोलोगे दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर। ऑलराइट बच्चों, दिस इज द Yes. स्ट्रक्चर। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्टिकल के अंदर आपके पास क्या होता है? ऑप्टिकल के अंदर आपके पास ये सीन होता है कि आपके पास आपको बनाना होता है एक कारल सेंटर। और कारल सेंटर क्या होता है? आपके पास वो सेंटर होता है कि जिसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है बच्चों? 4 अलग अलग स्पीशीज मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बच्चों? आपके पास
4 अलग अलग स्पीशीज एक ही किसके साथ अटैच होते हैं, एक ही आपके पास सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम लोग, कायरल सेंटर। राइट बच्चों और नॉट? यस सर। कायरल सेंटर आपके पास जो होता है, उसकी एग्जांपल मुझे अभी अभी समझ में भेजी थी। तो एक मॉलिक्यूल था आपके पास, उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद था, एक कार्बन पर ये कार्बन के साथ 3 ब्रांचेस अटैच थी। उसके बाद आपके पास एक तरफ ये आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, तो इस पे जो है CH3 अटैच था, ठीक है ना। और एक जो आपसे दिखा सकते हैं आप साइड में, यहाँ पर ये H अटैच था और एक तरफ जो है OH अटैच था। दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसके 4 बॉन्ड हैं, 4 अलग अलग स्पीशीज से कनेक्टेड है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कायरल सेंटर। अब वो कभी कभार बोलता है स्टेरिक बना के दिखाओ, तो यहाँ स्टेरिक बना के दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है, सर्किल करके दिखा सकते हैं, जो भी वो बोले तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका क्या बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो सिंपल इज दिस कि आप हाइड्रोजन को उस तरफ भेज देंगे, हाइड्रोक्साइड को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास सेम बनेगा। ऊपर वाले को नहीं छेड़ते, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ H को आप इधर भेज दो, हाइड्रोक्सिल को आप इधर भेज दो, क्योंकि आपके पास H के साथ CH3 उस तरफ जाएगा, तो आप CH3 को इस तरफ ट्रांसफर करें। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज। दिस इज व्हाट, नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज। यानी कि अगर आप फॉर सपोज इसको एक दूसरे के ऊपर क्या करते हो, इसको एक दूसरे पर फिट करने की कोशिश करते हो, तो ये दोनों पिक्चर्स एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकती हैं। यानी कि अगर H को H के ऊपर रखोगे, इस पिक्चर को इसके ऊपर रखोगे, तो एक H राइट पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा, तो ये दोनों नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेजेस हैं, एक दूसरे पर फिट नहीं हो रही हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑलराइट बच्चों? यस सर। देन इससे भी इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात मैं कहूंगा आपको, वो आपने ये करके जानी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक, जो कि बहुत कंटिन्यूअसली पेपर में आ रहा है, दैट आर टेस्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से करके जाना, ये बहुत कंसिस्टेंटली आपके पेपर का पार्ट बन रहा है, तो आपने ये करना है, ठीक है। जरा मुझे बताएं बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोगों ने टेस्ट मुझे बताने, अल्कीन का टेस्ट बताएं क्या होता है। अल्कीन का टेस्ट बोलें इसको आप, या आप इसको अल्कीन का टेस्ट बोलें, या आप इसको टेस्ट बोल सकते हैं उस कंपाउंड का जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। हर उस कंपाउंड का टेस्ट है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, चाहे इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उसका टेस्ट ब्रोमीन से हो सकता है। सो यू कैन से दैट ऐड aqueous bromine। तो जब आप ऐड aqueous bromine करते हो, तो व्हाट इज द कलर चेंज बच्चों, इट वुड बी ऑरेंज कलरलेस, ऑरेंज टू कलरलेस बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन टू कलरलेस बोल सकते हैं, ब्राउन टू कलरलेस बोल सकते हैं, ऑल आर एक्सेप्टेबल। राइट बच्चों? यस सर। यस सर। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो होता है आपके पास हाइड्रोक्सिल का टेस्ट। हाइड्रोक्सिल का जो टेस्ट होता है वो आपके पास होता है OH का टेस्ट, और ये जो OH होते हैं आपके पास, ये अल्कोहल में भी मौजूद होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मौजूद होता है। तो ये दोनों ही आपके पास ये टेस्ट हो सकते हैं इससे। और इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, सिंपल ऐड क्या करते हैं हम इसमें, PCl5। क्या ऐड करते हैं हम इसके अंदर, PCl5। तो हमें क्या ऑब्जर्व होते हैं, HCl के जी बेटे। सर हम लोग सोडियम मेटल ऐड नहीं करते कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के अंदर? सोडियम भी आप ऐड कर, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा टेस्ट है। और अगर आप चाहें तो हाइड्रोक्सिल के टेस्ट के लिए, यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सोडियम भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप सोडियम वाला भी टेस्ट लिख सकते हो, ऐड सोडियम एंड यू वुड सी दैट एफोवर्सेंस ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है? यस सर। और भी कोई टेस्ट हो सकता है इसका? नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास किसका हो सकता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है। अगर आप चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या टेस्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। तो इसके टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो व्हाट बच्चों, ऐड सोडियम कार्बोनेट। सो अगेन देयर वुड बी एफोवर्सेंस, और ये जो एफोवर्सेंस होंगे ये आपके पास लाइम वाटर को मिल्की कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है ये वाले जो एफोवर्सेंस हैं, दे कैन टर्न you can say that ये आपके पास हो सकते हैं गिव, पॉप अप साउंड,
विद लाइट एंड स्प्लेंड। ये लाइट एंड स्प्लेंड के साथ आपके पास पॉप अप साउंड देगा क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, जबकि आपके पास ये जो होगा आपके पास इट वुड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट बच्चों? Yes, sir. तो ये आपके पास 3 टेस्ट हो सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के, अल्कोहल के और अल्कीन के। उसके अलावा आपके पास जो है टेस्ट हो सकता है बच्चों किसका, आपके पास टेस्ट हो सकता है किसका बच्चों, आपके पास एल्डिहाइड का टेस्ट पेपर में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो एल्डिहाइड वाला जो टेस्ट है वो आपने लाजमी याद रखना है। जैसे CHO इसका टेस्ट होता है। इसके कौन कौन से टेस्ट हैं आपके पास, आप लिख सकते हैं। Tolerance. होता है टॉलेंस आपके पास पहला टेस्ट होता है। ऐड टॉलेंस रिएजेंट, आप इसके अंदर क्या ऐड करें, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करें, देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन, यू वुड सी दैट सिल्वर मिरर फॉर्म या सिल्वर पिपिटी फॉर्म। राइट बच्चों? Yes, sir. और यू कैन से दैट इसके अलावा हमारे पास क्या टेस्ट इसका हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास ऐड फैलेंस रिएजेंट, आप क्या ऐड करें, ऐड फैलेंस रिएजेंट ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म। राइट बच्चों? Yes, sir. उसके अलावा आपके पास एक और टेस्ट हो सकता है जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का नहीं है बट एक कार्बोनाइल का है। कार्बोनाइल का मतलब ये है कि आपके पास C डबल बॉन्ड O, इसका भी टेस्ट हो सकता है ये, और ये टेस्ट जो है आपके पास C डबल बॉन्ड OH का भी हो सकता है, यानी कि दोनों के लिए ये टेस्ट पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं बच्चों, ऐड डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन DNPH, एंड व्हाट वुड बी द टेस्ट बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑरेंज Orange PPT. precipitates form। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. इसी तरह आपके पास एक और टेस्ट जो हो सकता है, वो टेस्ट आपके पास हो सकता है किसका बच्चों, वो टेस्ट सल्फेट आइंस का हो सकता है। सल्फेट आइंस का टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको लेड का भी टेस्ट बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप सल्फेट आइन का टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, लेड का टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, ये आपका O लेवल्स का स्टफ है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप करना चाहते हो, क्या आप सल्फेट आइन टेस्ट करना चाहते हो तो ऐड डाइल्यूट लेड क्लोराइड और लेड नाइट्रेट भी आप डाल सकते हैं। तो आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास बनते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बैरियम सल्फेट। ठीक है ना? और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तब भी आपके पास सल्फेट बैरियम सल्फेट बन जाएगा और ये आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। बैरियम आइंस को आप जब सल्फेट आइन के साथ इंटरेक्ट कराते हो तो आपके पास बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। राइट बच्चों? Yes, sir. इसके अलावा कौन सा टेस्ट हो सकता है हमारे पास, जल्दी से कौन बताएगा? हमारे पास हो सकता है इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना, ये भी पेपर में आप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आइडोफॉर्म का टेस्ट। जी बेटे, ये आपके पास इसके हैलाइड लिए आयंस भी हो सकता है सर टेस्ट, किसका, हैलाइड आयंस के, क्लोरीन फ्लोरीन। हैलाइड आइंस का वो बिल्कुल हो सकता है, बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं। एक आपके पास ये 2 सिचुएशन है, इन 2 सिचुएशन का टेस्ट आइडोफॉर्म रिएक्शन से हो सकता है कि अगर आपके पास C के ऊपर OH है और नीचे H है, बराबर में CH3 है, और आपके पास एक तरफ C डबल बॉन्ड O है और साथ में CH3 है। इन 2 पोजीशंस में आपके पास आइडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट हो सकता है। आपको क्या डालना होता है इसमें, आपने डालना होता है, आपने ऐड एक्वस, या आप कह सकते हैं ऐड एक्वस एल्कलाइन आयोडीन डालनी होती है इसके अंदर। एल्कलाइन आयोडीन आपने डालनी होती है और उसका येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं। राइट बच्चों? Yes, sir. और ये येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं आपके पास ट्राई आयोडोमीथेन, और जो बची हुई प्रोडक्ट होती है वो आपके पास इथेनॉइक एसिड या प्रोपोनोइक एसिड, जो भी बचे हुए कार्बन होते हैं उसके हिसाब से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके पास हैलाइड आइन के टेस्ट बड़े कॉमन है जो कि आपके पेपर में आते हैं। बिल्कुल, हैलाइड आइंस के जो टेस्ट हैं वो आपने याद रखने हैं। इसका जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर, तो आपने याद रखना है आपने क्या ऐड करना होता है, ऐड एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट, ऐड एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट, और एसिडिफाई करना होता है हमें नाइट्रिक एसिड से। तो अगर आपके पास क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वो बनाएगा आपके पास, अगर आपके पास क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वो आपके पास बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अगर आपके पास ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा आपके पास बनाएगा क्रीम प्रेसिपिटेट्स,
और अगर आपके पास मौजूद होगा क्या आयोडाइड, तो ये आपके पास बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट्स। तो ये आपने याद रखना है। और इसकी इक्वेशंस भी अगर आप अपने पास लिख लें तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। आप इसको अपने पास लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या होती है। सिल्वर आइंस आपके पास क्लोराइड आइन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। सिल्वर आइंस ब्रोमाइड आइन से मिलकर आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड बनाते हैं, जिसके ये प्रेसिपिटेट्स का कलर आता है। सिल्वर आइंस आयोडाइड आइन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पास सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं, जिसका ये कलर चेंज आता है। ये दोनों एक्वस होंगे तभी इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास बन सकता है। तो दो सॉल्युबल मिलकर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। तो जब कभी भी आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनता है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के मिक्स करने से बनता है, ठीक है। एंड यू नीड टू नो फर्दर अबाउट दिस दैट ये आपके पास होता है सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। ये जो आपके पास होते हैं डाइल्यूट अमोनिया में सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, और ये जो है इनसॉल्युबल रहते हैं इन बोथ ऑफ देम। तो ये भी फर्दर इसका पार्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, यस सर। इसके अलावा कोई टेस्ट हमारा रह गया हो तो बताएं। मेरे जहन से अगर निकल रहा हो तो आप बता दें। कोई रह तो नहीं गया? सर गैसेस का आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। गैसेस क्या वो पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपका पुराना स्टफ है। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो वो जो है Okay. आपके पास पॉपिंग साउंड देगा। लाइटिंग स्प्लिंग के साथ ऑक्सीजन गैस है तो ग्लोइंग स्प्लिंग को रीलाइट कर देगा। इसी के साथ साथ आपके पास जो है फॉर सपोज अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइम वाटर को मिल्की करेगा। अगर अमोनिया गैस है तो ऑनली बेसिक गैस है तो वो रेड वाले को ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को। इसी तरह आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होती है तो वो आपके पास केमिकल को कपल्ड कलर टेस्ट कर देगा। और अगर आपके पास क्लोरीन गैस है तो वो लिटमस पेपर को ब्लीच कर देता है। अब देखिए मेरे ख्याल से इसमें कैमरा 4 वाला टेस्ट मुझे ऐड करना चाहिए, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो रह गया होगा। हमने सारा ही कर दिया है और हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑक्सीडेशन वाला टेस्ट ना। तो अगर आप चाहें तो ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करके भी चेक कर सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन करके आप कैसे चेक करेंगे, किस किस को चेक कर सकते हैं आप ऑक्सीडेशन करके? आप अल्कोहल को चेक कर सकते हैं, और आप किसको चेक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एल्डिहाइड को चेक। इन दोनों को आप ऑक्सीडाइज करके चेक कर सकते हैं। तो कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे आप? ऐड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट डाल सकते हैं आप, या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हैं। पोटेशियम मैग्नेट डालेंगे तो इट वुड बी पर्पल टू पिंक या पर्पल टू कलरलेस आप बोल सकते हैं, एंड इट वुड बी ऑरेंज टू ग्रीन बच्चों। ऑलराइट बच्चों, is that clear? Yes. Yes, Any sir. problem with any one of you? No, sir. So these are the basic stuff जो कि आपको लाजमी याद करके जाना है ऑर्गेनिक का, और ये सारे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। Is that clear every one of you? Yes, sir. सर कैटायन के टेस्ट आते हैं क्या? कैटाइन के अब इन सारे टॉपिक्स को हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं इक्लिबिया के क्वेश्चंस की तरफ। एक टेस्ट हमारा हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक नंबर हमारे पास कौन सा था? 5 था, 4 था। अब हम 5 करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 5। तो जो इक्लिबिया हमें करना है वो है टॉपिक नंबर 5। ठीक हो गया भाई, टॉपिक नंबर 5 ये हमें रिव्यू करना है इसमें टॉपिक नंबर 5 में, और विच इज इक्लिबिरियम। इसके अंदर हमारे पास जो है 3 सिचुएशंस हैं। केसी की 2 सिचुएशन है जिसमें एक में केपी गिवन होता है, एक में केसी गिवन होता है, एक में केसी पूछता है। इसी तरह केपी का एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, कभी कभार केपी देकर भी पूछ सकते हैं आपसे, और हम इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जो हमने डाउनलोड किया है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला हमने सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो आप देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर। इसमें एक्सप्रेशन भी आपको बनाना आनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं क्रॉप कर लूँ तो इट वुड बी ग्रेटर फॉर अस, ताकि हमारे पास सिर्फ हमारे काम की चीज आ जाए। ठीक हो गया। अब देखें, वैसे मैं इसको क्रॉप करके निकाल रहा हूँ, लेकिन आप देख लें कि आपको ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड
what is mean by the acid. We know that proton donor होते हैं acids. Explain with the aid of equation the term weak acid. आपने जो है weak acid यहाँ पर जो partially dissociate होते हैं, ठीक है. मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ी पिक्चर चाहिए, इसको आपके लिए पढ़ा कर सकते. ठीक है भाई, किसी का माइक खुला हुआ है वो काइंडली इसको बंद कर ले. ये है हमारे पास क्वेश्चन. वो कह रहा है आपसे इथेनोइक एसिड reacts with ethanol to produce ethyl ethanoate and water. The reaction is an example of dynamic equilibrium. Explain why. What is mean by dynamic equilibrium? So dynamic equilibrium क्या होता है आपके पास? When the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction and there would be no more change in the concentration at this time. तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर. एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है. तो भाई Kc क्या होता है? Kc आपके पास होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट आपके पास क्या है? प्रोडक्ट आपके पास है यहाँ पर CH3 CO2 C2H5. ये आपके पास प्रोडक्ट है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई ऊपर और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी नीचे, which is like this: CH3 COOH along with CH3 CH2OH. ठीक है ना. अगर आपके पास यहाँ पर कोई वेरिएबल भी होता, फॉर सपोज अगर आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ कोई आपके पास कोफिशिएंट लिखा हुआ होता, कोई नंबर लिखा हुआ होता, तो उसको आप पावर बना देते उस कॉन्सेंट्रेशन का. ठीक है, जो कि अभी मौजूद नहीं है. सर C2H5 एक ही बात है, CH3 CH2OH. ओके. इथेनॉल ही है ना. ठीक है. उसके बाद आपके पास मिक्सचर ऑफ 6 ग्राम. आप देखें उसने कहा हुआ है आपको 6 ग्राम इथेनोइक एसिड है एंड 6 ग्राम आपके पास इथेनॉल है. Was added to 4.4 grams ethyl ethanoate and the overall mixture allowed to reach equilibrium. It was found that 0.04 moles of ethanoic acid was present in equilibrium mixture. सब कुछ ही उसने बता दिया हमें. अब उसने ग्राम दिया है, हम यहाँ पर मोल्स यूज करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें मोल्स में इसको कन्वर्ट करना होगा कि आपके पास 6 ग्राम इथेनोइक एसिड है CH3COOH. तो ये आपके पास हो गया 12 + 3 + 12 + 32 + n 1. कितना हो गया ये? 15 27 28 60 हो गया ये ऑलमोस्ट. तो 6 डिवाइड बाय 60 will give you मेरे ख्याल से 0.1 मोल. इतने ही आने चाहिए बच्चों. यस सर. Yes, sir. इथेनॉल की भी निकाल सकते हैं. इथेनॉल होता है C2H5OH जिसका मॉलिक्यूलर मास 46 होता है. तो 6 डिवाइड बाय 46 कितना आंसर आएगा चेक करें. मेरे ख्याल से ये 0.13 आना चाहिए. यस सर. ठीक है. उसके बाद वो इथाइल इथेनोएट आपको दे रहा है. तो इथाइल इथेनोएट का मतलब ये है कि 4 कार्बन होंगे तो 8 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 48 + 8 + 32. तो ये कितना बनता है आपके पास? ये हो जाता है आपके पास 88. तो 4 डिवाइड बाय 88 चेक करें कितना आंसर आ रहा है. तो 0.045. 0.04. यस सर. So 0.05. 0.05 आ रहा है. 4.4 है ना. सही. ये आपके पास आ गई सारी चीजें जो कि उसने ऑलरेडी आपको दी हुई हैं. उसके बाद इसने सब कुछ करने के बाद उसको छोड़ दिया है. तो जब छोड़ दिया है उसने तो आपके पास वो कह रहा है कि इथेनोइक एसिड के आपके पास जो मोल्स बचे हैं वो 0.04 बचे हैं. तो जाहिर सी बात है इनका रिलेशन आप देखना पड़ेगा हमें. तो आप जरा देखें इनका रिलेशन 1:1 का है. ठीक है. तो ये खर्च कितने हुए होंगे आपके पास? 0.06 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड खर्च हुआ होगा. तो अगर 0.06 कार्बोक्सिलिक एसिड खर्च हुआ है तो अल्कोहल भी इतना ही खर्च होगा. तो जब आप 0.13 में से 0.06 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.070. जब ये इतना ही खर्च हुआ है तो ये बना भी इतना होगा. तो ये 0.06 बना होगा. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जब इसको हम ऐड करेंगे बच्चों? 0.11. और जबकि ये सिर्फ 0.06 रहेगा. इज दैट राइट और नॉट? यस सर. यस सर. Yes, sir. होता है आपके पास Kc होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आप कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.11 into 0.06 डिवाइड बाय 0.04 और 0.07. तो आप ये रखकर Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट और नॉट? यस सर. जल्दी से बताएं क्या वैल्यू आ रही है? 2.4. 2.4. यस सर. 2.4. अगर आप देखें तो ऊपर भी 2 कॉन्सेंट्रेशन हैं, नीचे भी 2 कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये पूरी कट जाएंगी. तो देयर वुड बी no unit as units cancelled out each other. Right? यस सर. So this is the first case of Kc जिसमें आप वो Kc मालूम करने के लिए जब आपको देता है
तो वो लाजमी आपको क्या देता है, वो लाजमी आपको देता है क्या, किसी भी एक रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पर वो नंबर ऑफ मोल्स आपको लाजमी देता है। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. केस 2 जो होता है आपके पास, केस 2 में क्या होता है आपके पास, सीन केस 2 में सीन ये होता है कि आपसे वो बोलता है कि आप केसी निकाल के दिखाओ। तो केस 2 में जब वो आपसे केसी निकाल के, ओ सॉरी, अब आपको केसी की वैल्यू दे देता है, जब वो आपको केसी की वैल्यू दे देता है तो मसला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास आप कह लें कि ये टाइप 2 है, इसके अंदर वो आपको क्या दे देता है, इसके अंदर वो आपको केसी की वैल्यू दे देता है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होती है, यहाँ थोड़ा सा मामला थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ चला जाता है। तो ये आपने जरा और से देखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं जो कि आपको करने आने चाहिए, जिसमें वो केसी की वैल्यू आपको दे दे। जी बेटे, सर हमारा प्रीवियस आंसर क्या आया था? 2.4 बोला है आप बच्चों ने, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया, जी सर, कैलकुलेट ठीक करके है। आप देख सकते हैं। 2.4 बच्चों ने कहा है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर आपको केसी की वैल्यू बच्चों गिवन है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है सॉल्व करने का। तो आप देखें चेंज इन मोल्स और मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपने देखना होगा। तो वी डोंट नो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसने केसी की वैल्यू आपको दे दी है। जब कभी भी वो केसी की वैल्यू देता है तो हमें नहीं बताता कि इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स बचे या खर्च हुए, तो वो हमें खुद ही निकालना होता है। तो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि भाई एक्स कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर सपोज खर्च हुआ, तो आप देख सकते हैं दोनों की रिलेशन जो है 1:1 है। तो जब एक्स कार्बन मोनोऑक्साइड खर्च होगा तो वाटर भी एक्स ही खर्च होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्स ही बनेगा, और वाटर भी एक्स ही बनेगा। अब वी नो दैट रिएक्टेंट में सब्ट्रैक्ट होता है, तो यू कैन से दैट 0.40 माइनस एक्स, 0.40 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में ऐड होता है तो 0.2 प्लस एक्स, 0.2 प्लस एक्स, राइट। अब हम केसी की एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, केसी इज ऑलवेज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो ओवर हियर 0.2 प्लस एक्स इंटू 0.2 प्लस एक्स, और रिएक्टेंट नीचे आता है तो 0.40 माइनस एक्स, 0.40 माइनस एक्स। आमतौर पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 0.40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और केसी की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, विच इज 6.40 10 raised to the power -1। तो इसको अगर हम आमतौर आसान तरीके से लिख लें तो इट वुड बी ग्रेटर 0.640। सही है। अब इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों स्क्वायर को एक ही ब्रैकेट में यूज कर लूँ, यानी कि इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह लिख देता हूँ। और 0.64 का मैं स्क्वायर रूट लेकर भी लिख सकता हूँ कि भाई ये कितनी वैल्यू मेरे पास बन रही है। लेट्स चेक, आपके पास 0.64 किसका स्क्वायर है, 0.64 आपके पास है 0.08 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर है मेरे ख्याल से, इसका स्क्वायर चेक कीजिएगा बच्चों। So केसी पे यस, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा चेक करें क्या आंसर आ रहा है। so 0.8 0.8 आ रहा है, ठीक है ना। आप इन दोनों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 0.8 की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, और ये आपके पास बचा 0.20 प्लस एक्स, 0.40 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप दूसरे वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 0.8 प्लस में रखकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप माइनस में रख के सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे दोनों से आंसर। अब 0.8 जो है आपके पास जब ये जाके मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.32 0.32, और जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 0.8x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0.2 है और जबकि x है। तो अब मैं x की वैल्यू को जो है इस तरफ भेज देता हूँ और 0.2 को इधर भेज देता हूँ, माइनस करा देता हूँ, 0.32 माइनस 0.2 0, जबकि ये हो जाएगा x प्लस 0.8x। आपके पास आंसर आ गया 1.8x इज इक्वल टू 0.1, और x का आंसर कितना आया बच्चों ध्यान, so 0.07 0.07। तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, आप देखें इनिशियल मोल्स आपके पास 0.40 है,
इनिशियल मोल्स अगर आपके पास 0.4 हैं तो उससे कम अगर आपके पास खर्च हुआ है फाइन, 0.07 इज राइट जी। सर इसको हम लोग एक एसेट पे लिखेंगे, दो एसेट पे लिखेंगे? इसको एक हिस्से में लिखेंगे क्या दो, क्या क्या कर रहे हो? एक एसेट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्चुअल आंसर आ रहा है 0.066। Yes. 0.66 आ रहा है तो आप 0.66 लिख दें। 0.066 0.066 लिख दें, सही है? सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसको हम लोग एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, दो में लिखेंगे? आप इसको एटलीस्ट ट्राई करें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने की, क्योंकि एक तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है? अगर वो कह देता है कि आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना तो दैट्स समथिंग एल्स, राइट? ओके सर। अब आपके पास आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो आप निकाल सकते हो कि आपके पास मोल्स आप निकाल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के एंड वाटर के एट इक्विलिब्रियम के ऊपर आप इनके मोल्स निकाल सकते हो। तो वो कितने होंगे? 0.40 माइनस 0.066, आपके पास जो आंसर आएगा वो मोल्स आ जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के। और अगर आप चाहो तो मोल्स निकाल सकते हो किसके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के एट इक्विलिब्रियम। वो कैसे निकालोगे? आप इन दोनों को x की वैल्यू को इसमें ऐड कर सकते हो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. तो दिस इज द सेकंड केस ऑफ केसी, और ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपको केसी की वैल्यू दे दी जाती है और वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछता है इक्विलिब्रियम पर। और जो मोल्स वाला क्वेश्चन है, ओ सॉरी, आपके पास जो केपी वाला क्वेश्चन है वो आपके पास जो है थर्ड केस है आपका, जो कि आपको आना चाहिए। ये आप कह लें कि एक ही केस है, लेकिन ये किसका है? केपी का है। ये आपके पास केसी का था जिसमें केसी की वैल्यू आपको गिवन थी, ठीक है? और यहाँ पर अब हम इसको ये सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये आपके पास केपी वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना? तो अगर आप केपी वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये रहा आपके पास 5 मार्क्स के लिए केपी वाला क्वेश्चन। ये आमतौर पर ज्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू केसी, तो इसकी हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। वो हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है आपके पास यहाँ स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम Kp फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो वी नो दैट सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे होता है? बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन होता है, वैसे तो उसमें दिया हुआ होगा लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्क्वायर ओवर प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चों? Yes, sir. उसके बाद वो बोला 2 moles of sulfur dioxide and 2 moles of oxygen were put in a flask and left to reach equilibrium. At equilibrium, the pressure in the flask is 2 × 10⁵ Pascal and the mixture contain 1.8 moles of sulfur dioxide. All right. तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है आपके पास? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनिशियल मोल्स आपको दे दिए गए हैं। इनिशियल मोल्स आपको कितने दिए गए हैं? देखें आप जरा, इनिशियल मोल्स आपको दे दिए गए हैं। चेंज और इक्विलिब्रियम आप इजी से निकाल सकते हो। इनिशियल मोल्स आपको दिए हैं 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। इनिशियली सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास क्या होगा? 0 होगा। चेंज इन मोल्स उसने बता दिया है कि आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.8 मौजूद है, यानी कि बना भी 1.8 होगा। यानी कि जब ये 1.8 बना होगा तो ये खर्च 1.8 हुआ होगा और ये इसका आधा खर्च हुआ होगा, तो ये बचा आपके पास 0.2 और ये बचा आपके पास 1.1। तो हमारे पास आ गए टोटल, आपके पास मोल्स आ गए कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पर। तो सबसे पहले हम इनको करते हैं टोटल। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? जरा देखिए बच्चों, आपके पास हो जाएगा ये 1.8 प्लस 1.1 2.9 और ये हो जाएगा 3.1 मोल्स। ये आ गए टोटल मोल्स। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? मोल फ्रैक्शन के अंदर। मोल फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल्स ऑफ ईच डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया आपके पास क्या? मोल फ्रैक्शन। आपने इन सब के मोल्स को मोल्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं इसको पार्शियल प्रेशर में। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? 1 मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो आपके पास हो गया कैसे? 0.2 डिवाइड बाय 3.1। इसको आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करा दो। टोटल प्रेशर है आपके पास 2 10⁵ 5.
2 10 raised to the power 5. यस, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो 2 10 raised to the power 5 से। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. ओके, तो आप इसको बाई 2 मल्टीप्लाई कराओ सबको जल्दी जल्दी, शाबाश। So इन सब के मोल फ्रैक्शन को आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कराएं, जो कि है 2 10 raised to the power 5। ठीक है, सबको। तो पहले वाले को 1.3 into 10 raised power 5. है सबको आप अपने पास लिख भी सकते हैं 2 10 raised to the power 5। और केपी जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? आप केपी निकालेंगे आप ऐसे। केपी कैसे निकालेंगे भाई? केपी आपको निकालना आना चाहिए। केपी कैसे निकालते हैं बच्चों? केपी होता है आपके पास प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज SO3 का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो जो जो आपकी वैल्यूज आ रही होंगी उसको आप यहाँ पुट कर देंगे। इसको भी आप 10 raised to the power 5 से मल्टीप्लाई कराएं, इसको भी आप कराएं और लास्ट वाले को भी कराएं। इन सबको सॉल्व कर कर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? आप देखें ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, नीचे बचेगा 1। तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पास्कल इनवर्स, राइट? केपी का देख लें क्या आंसर आ रहा है आपके पास। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? हैव यू डन? So So 0.16, 156, 0.16. 156। और अगर आपसे कहता है कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, you can even say that it is 0.16। और अगर कहता है कि भाई एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो it would be 0.2। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. is that clear every one of you? Yes. चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास जो है एंड होती है।